हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस वर्ल्ड के आरओ एंड एआरओ 2023 के टेस्ट नंबर 1 कराने जा रही हूँ। ये दो पार्ट्स में आएंगे। ये दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, मीन्स हिंदी में भी रहेंगे एंड इंग्लिश में भी रहेंगे। देखिए, जब आप कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होता है, आप थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाएंगे। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे एंड टेस्ट देंगे तो क्या होगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी और गलतियां क्या होगी, ना के बराबर गलतियां होंगी। ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास टेस्ट नहीं पहुंच पाता है, वो मंगा नहीं पाते हैं, मीन्स ठीक है, या इतनी महंगी फीस होती है, टेस्ट सीरीज बाय नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल है। यह टेस्ट सेक्शनल वाइज है, मींस आज क्या है, आज टेस्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर इसी तरह हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और पॉलिटी भी, साइंस भी, इसी तरह सारे सेक्शनल वाइज, मींस जैसे आज पूरे टेस्ट में आपके हिस्ट्री के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पूरा सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं होंगे, मींस आज केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिएगा, एक पेज ले लीजिएगा और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आप आंसर लगाते जाइएगा, ठीक है। और फिर आप देखिए कि आपने 140 नंबर में कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, मींस और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपके स्कोर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और जो कि एग्जाम में आपके लिए एक हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? बताइए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? पहला ऑप्शन क्या है, बीरभानपुर, दूसरा लंगनाज, तीसरा चोपनी मांडो, चौथा आदमगढ़। बताइए किससे मिला है? वही इंग्लिश में हम देखेंगे क्या है, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बताइए कहां से मिला है? तो ये कहां से मिला है? ये आदमगढ़, ठीक है, ये आदमगढ़। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये हमारा कहां पे है? आदमगढ़, होशंगाबाद। कहां पे? ये होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ओके, और देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमारे एक तो मिला है आदमगढ़ से, और दूसरा हमारा कहां मिला है? बागौर से। कहां से मिला है दूसरा? बागौर से, ठीक है। बागौर कहां है? राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा, याद हो गया, ठीक है। आपको कहां से मिले हैं? आदमगढ़, ठीक है। इसमें भी क्या है? ऑप्शन डी, आदमगढ़। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन कालीबंगा, या लहुरा देव, या ब्रह्मगिरी, या टोकवा। बताइए कहां से है? आइए इंग्लिश में देखते हैं क्या है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं? कहां मिले हैं? ये मिला है कहां पे? लहुरा देव में। कहां मिला है? लहुरा देव। लहुरा देव कहां है? संत कबीर नगर। कहां है लहुरा देव? संत कबीर नगर जिले में है, ठीक है। संत कबीर नगर जिले में क्या है? ये लहुरा देव, ठीक है। संत कबीर नगर किस में, कहां आता है? यूपी में, ठीक है। यहाँ पे हमें प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान हमें क्या है? ये लहुरा देव। ये कहां पे स्थान? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। ओके, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या प्रागैतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। आइए इंग्लिश में देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे है? प्रोटो हिस्टोरिक इरा, हिस्टोरिकल इरा, प्री हिस्टोरिक एज, पोस्ट हिस्टोरिक इरा। बताइए कहां से मिला है? जो ये मिला है कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है ये? आद्य ऐतिहासिक युग से। क्या कोई बताएगा आद्य ऐतिहासिक युग के फीचर्स क्या हैं? देखिए यहाँ पे क्या था, लेखन कला का तो ज्ञान है, ज्ञान तो है, लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं सकता था, ठीक है। लेखन कला का यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, ठीक है। लेखन कला का ज्ञान है, लेकिन कोई इसका पढ़ नहीं सका, ठीक है। इसको 2500 से, देखिए 2500 से 600 ईसी पूर्व के, ठीक है, कालखंड को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखेंगे हम
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, ये पूर्व आर्य काल से, ये मौर्य काल से, ये कुषाण काल से। When is the beginning of idol worship considered? बताइए, लेटर वैदिक पीरियड, प्री आर्यन पीरियड, मौर्य पीरियड या कुषाण पीरियड? कुषाण पीरियड। बताइए, देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ कहां से हुआ है? पूर्व आर्य काल से। कहां से हुआ है? पूर्व आर्य काल से, ठीक है, मतलब प्री आर्यन पीरियड से ये इसको माना जाता है। देखिए सिंधु सभ्यता में भी प्रचलित थी, ठीक है, आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता में भी ये प्रचलित थी, ठीक है। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से उसमें हमें एक मुहर मिली है, मुहर मिली है। उसमें क्या था? मातृ देवी की मृद मूर्तियां थी। किसकी थी? मातृ देवी की मृद मूर्तियां थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो क्या बताएंगे? पूर्व आर्य काल से, ठीक है, प्री आर्यन पीरियड से। अब हम देखेंगे, देखिए ये हड़प्पा बस्ती है और ये जिस नदी पे अवस्थित है उसके नाम है। देखिए हड़प्पा किस नदी किनारे है? बताइए, हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? और कालीबंगा कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है? रोपड़ कहाँ पे है? इसमें क्या है? देखिए हड़प्पा क्या है? हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी किनारे है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी की पर स्थित है। रोपड़ किस नदी किनारे है? सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, 1 का 3, ठीक है, आंसर डी, ठीक है, 1 का 3। इसी तरह इसमें भी क्या हो गया है? आंसर डी, ठीक है, 1 का 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बताइए, वैदिक देवताओं में से किसे उन्हें पुरोहित माना जाता था? देखिए बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था, ठीक है। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डेटाइज वाज कंसीडर्ड हिज प्रीस्ट? किसे माना जाता है? वैदिक डेटाइज वाज कंसीडर्ड हिज प्रीस्ट किसे माना जाता है? बृहस्पति को, बृहस्पति को, ठीक है। वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई है। बताइए, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, महाकश्यप द्वारा या नागसेन द्वारा? आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रीसीडेड ओवर बाय? किसके द्वारा? धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, महाकश्यप द्वारा या नागसेन द्वारा? बताइए क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, महाकश्यप द्वारा। देखिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो हमारा प्रथम बौद्ध संगीत समिति की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुआ है ये? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। आप ये याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत समिति कहाँ है? तो बताएंगे कहाँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या बताएंगे आप? राजगृह। कहाँ है? राजगृह, ठीक है। कहाँ पे है? एक बार और याद करिए, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में है, ठीक है। ये किसके शासनकाल में हुई है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। देखिए इसमें जितना भी मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत समिति की स्थापना कहाँ की है? तो कहाँ है? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। किसके शासनकाल में? तो वो कौन है? अजातशत्रु के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो महाकश्यप ने की थी, ठीक है। अब देखते हैं त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से या बौद्धों से? त्रिपिटका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे है? हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट? किससे है ये? त्रिपिटक किसने अपने पढ़ा था? याद करिए आप। देखिए बौद्धों से। जब बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में देखा जाता है। जैसे पहला क्या है? विनय पिटक, ठीक है। देखिए विनय नाम से भी पता चल पा रहा होगा कि इसमें नियम व आचरण की सभ्यताएं हैं। दूसरा हमारा क्या आता है? सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक इसमें क्या है? धार्मिक सिद्धांत से रिलेटेड है। वही हमारा तीसरा जो है अधिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये है दार्शनिक सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है, याद हो गया। जो बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था पहले क्या? विनय पिटक, और दूसरा क्या बताया? सुत्त पिटक, तीसरा क्या बताया? अभिधम्म पिटक। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विनय पिटक में क्या आता है, ठीक है। तो विनय पिटक में क्या आता है? मैंने बताया था क्या है? विनय मतलब नाम से ही पता चल ही रहा है कि इसमें आचरण की शिक्षाएं व नियम। वही सुत्त पिटक मतलब धार्मिक सिद्धांत से रिलेटेड है, और अभिधम्म पिटक जो हो गया ये दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ओके, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? योशुद था, जमाली था या प्रभास था या विपिन था? बताइए। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज योशुद, जमाली, प्रभास, विपिन। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जमाली। क्या होगा? जमाली, ठीक है।
क्या होगा, देखिए महावीर का जो प्रथम शिष्य क्या था, उनका दामाद ही था, क्या था, उनका दामाद का क्या नाम था, जमाली। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, बिंबिसार, उदयन, कनिष्क। बताइए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बताइए विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? अशोका, बिंबिसारा, उदयन, कनिष्क। तो किसने किया है? उदयन। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया है? उदयन। ठीक है, उदयन। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना हमारे कहां पे है, किसने की थी? उदयन ने ही की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। ये हर्यक वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, किस वंश से उदयन रिलेटेड थे? हर्यक के वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये हर्यक वंश थे। ठीक है, पाटलिपुत्र कहां पे है, किसके संगम है? एक बार याद करिए, अभी देखिए गंगा और किस संगम पे है? गंगा एंड और सोन नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा एंड सोन नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा एंड सोन नदी के संगम को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसने सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई है? उदयन। ठीक है, ये एक हर्यक वंश थे, हर्यक वंशी थे, इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, इसने अपने क्या किया, ये राजगृह से पाटलिपुत्र, ये अपनी राजधानी राज पहले ये कहाँ था? राजगृह में था। ठीक है, तो राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र में किया। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन के थ्रू इसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर दे रही हूँ, जिससे ये कहने को तो 140 होंगे, लेकिन आपके 200-300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किसने बताया है? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुमनदेई स्तंभ या मास्की का स्तंभ? द ओनली पिलर इन विच अशोका हैज डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। ठीक है, किस पे? भाब्रू पिलर, क्वीन पिलर, रुमनदेई पिलर या मास्की पिलर? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका भाब्रू स्तंभ। ठीक है, यानी भाब्रू पिलर। ठीक है, भाब्रू पिलर ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, ओके। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र क्या था? बताइए। तक्षशिला था, नालंदा था, काशी था या मथुरा था? बताइए। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य पीरियड वाज? बताइए। तक्षशिला, नालंदा, काशी, मथुरा? बताइए क्या है? तो देखे होंगे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो कहाँ पे शिक्षा ली थी उन्होंने? तक्षशिला। कहाँ पे लिया था? तक्षशिला में। ठीक है, तो उस समय तो कौन सा रहेगा सर्वाधिक प्रसिद्ध? तक्षशिला। ठीक है, ये क्या था? हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पूछ लेगा तक्षशिला में किसका केंद्र था? हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे बहुत विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, देखिए तक्षशिला कहाँ पे है? ये इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान के वेस्ट में स्थित। आप ये याद रखिएगा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, जो कि हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? बताइए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? किससे? भड़ौच, काम्बे, कल्याण, ताम्रलिप्ति। The North Indian trade during the Gupta period was governed by which one of the following declines? ठीक है, भड़ौच, ब्रौच, काम्बे, कल्याण, ताम्रलिप्ति। बताइए कहाँ से है? जो 13 के आंसर रहेगा डी, ताम्रलिप्ति। क्या रहेगा? ताम्रलिप्ति। ठीक है, इसका क्या रहेगा? ताम्रलिप्ति। देखिए गुप्त काल में बंगाल में, ताम्रलिप्ति कहाँ है? बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया, चीन, श्रीलंका, चाइना, श्रीलंका, ठीक है, सुमात्रा आदि से व्यापार होता था। ठीक है, याद रखिएगा जो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार कहाँ था? ताम्रलिप्ति में। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग समृद्ध रहा? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालक? बताइए। विच रूलिंग क्लास हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा? चोल, पल्लवा, राष्ट्रकूट या चालुक्य? बताइए। तो कौन सा था इसमें? कौन सा था इसमें? सी, यानी राष्ट्रकूट। ठीक है, देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर अपने निर्माण शैली के वजह से जाना जाता है। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? कैलाश नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि ये शिव के लिए ही है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? अभी हमने क्या है कि शासक वर्ग ने? राष्ट्रकूट वर्ग से संबंधित था। इसके शासक कौन थे? ये कई बार पूछा गया है। कृष्ण प्रथम थे।
इसके शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर निर्माण के से किस शासक के द्वारा कराया गया? तो किस शासक के द्वारा कराया गया? कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। ठीक है, ओके। अब देखिए ये मिलान है, देखिए क्या है, देखिए वारामिहिर, विशाखादत्त, शूद्रक, बिल्हड़। बताइए वारामिहिर किससे संबंधित है और विशाखादत्त किससे संबंधित है? शूद्रक, बिल्हड़। इससे देखो ये जब मिलान वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको एक आ रहा होगा या दो आ रहे होंगे तो आपको ऑप्शन टिक करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो बारामिहिर मतलब बृहत संहिता। क्या है बारामिहिर? क्या है? बृहत संहिता। ठीक है, वही हम विशाखादत्त क्या हम देखेंगे? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखादत्त क्या देखेंगे? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक, शूद्रक क्या है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। वही हम बिल्हड़ देखेंगे, विक्रमांक देव चरित। बिल्हड़ क्या है? विक्रमांक देव चरित। ठीक है, एक बार रिपीट करिए, वारामिहिर हमारा क्या हो गया? बृहत संहिता। वारामिहिर क्या हो गया? बृहत संहिता। ठीक है, विशाखादत्त हमारा क्या हो गया? बताइए, देवी चंद्रगुप्तम। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। वही शूद्रक क्या हो गया? मृच्छकटिकम। ठीक है, और बिल्हड़, बिल्हड़ क्या है? विक्रमांक देव चरित्र। क्या है? विक्रमांक देव चरित्र। तो कौन सा आंसर? एक का, देखिए एक का थ्री कहाँ? एक का थ्री कहाँ है? देखिए एक का थ्री इनमें होगा तो ये आंसर आप काट सकते हैं, ये भी आंसर आप काट सकते हैं, दो में आपको लग रहा है। बी का हमारा क्या है? हमने पढ़ा देवी चंद्र, तो बी का देखिए ये भी सेम, ये भी सेम। अब देखिए सी का हमारा क्या है? सी का भी हमने पढ़ा था मृच्छकटिकम, तो हमारा ये होगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया? निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली या सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन है? Which of the following women was the first to address the Congress? कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नन ऑफ एबव। बताइए किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया? देखिए किसने किया? ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली। किसने किया है? कादम्बिनी गांगुली। देखिए जब हमारा 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में विश्वविद्यालय की प्रथम महिला किसने है? ये प्रथम महिला स्नातक अगर पूछा जाए तो तब भी कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो ये इनका क्या एक रोल है? ये कलकत्ता में विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन है? प्रथम महिला स्नातक कौन है? तो कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा संबोधित किया था। लेकिन इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। आइए एक बार इसमें देखते क्या क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक मतलब ग्रेजुएट महिला कौन है? प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन है? तो अगर पूछा गया जाए प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन है तो किसका नाम आएगा? कादम्बिनी गांगुली का। ठीक है, ठीक है, किसका नाम आएगा? कादम्बिनी गांगुली का। और इन्हीं के द्वारा हमारा क्या कराया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है, और लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन 1891 में, या इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, या मद्रास अधिवेशन 1887 में, या बॉम्बे अधिवेशन 1885 में। ठीक है, In which of the following session was the word national joined with the Congress? ठीक है, किस सेशन में शामिल हुआ राष्ट्रीय शब्द? ठीक है, नागपुर सेशन 1891 में, या इलाहाबाद सेशन 1888 में, या मद्रास सेशन 1887 में, या बॉम्बे सेशन 1885 में? बताइए किस सेशन में शामिल हुआ राष्ट्रीय शब्द? तो कौन सेशन है? नागपुर अधिवेशन 1891 में। ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ की गई थी? नागपुर में किया गया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? पी आनंद चार्लू ने। किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में शामिल हुआ? तो कौन से अधिवेशन में शामिल हुआ? नागपुर सेशन। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, या मोहम्मद अबुल कलाम आजाद? बताइए हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? ठीक है, बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
डी मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में शामिल नहीं थे। अब आइए इसमें कुछ जान लेते हैं क्या फैक्ट। देखिए, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, कहां पे हुई थी? कहां पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें कितने मेंबर्स थे? तो 72 मेंबर्स थे। कई बार जितने मैं पॉइंट आपको बता रही हूं, ये सारे पॉइंट्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें कौन से सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, एस सुब्रमण्यम और काशीनाथ तैलंग आदि थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन कौन नहीं शामिल था? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। जितने मैंने पॉइंट बताए, कम से कम मैंने इसमें 5 पॉइंट तो बताया ही होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या आ गया। मिलान। ठीक है, क्या है? देखिए, शायद हिंदी में कम दिख रहा हो तो मैं पढ़ रही हूं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 किससे रिलेटेड है? कौन इसके कौन संस्थापक हैं? बताइए। इंडियन लीग 1875 के कौन संस्थापक है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के 1866 से कौन संस्थापक है? लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 के कौन संस्थापक हैं? ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। वही इंग्लिश में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर्स। ठीक है, अब बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 के फाउंडर कौन है? बताइए, कौन है इसके? तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके हैं फाउंडर राधाकांत देव। कौन है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 के फाउंडर कौन है? राधाकांत देव। वही हम बी नंबर क्या देखेंगे? इंडियन लीग। ठीक है, 1875 के कौन है फाउंडर? शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष। सी नंबर देखेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कौन है फाउंडर? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। वही हम देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। कई बार इसका सन ही पूछ लिया गया है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 1838 मींस 1838। इसके फाउंडर या संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिए। ओके, अब हम देखेंगे। देखिए, सुगौली की संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? वर्ष 1800 में, या वर्ष 1803 में, या वर्ष 1805 में, या वर्ष 1815 में? तो कब हुई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली? तो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1815 में। ये कहां पे हुई थी? नेपाल में। ठीक है, किन किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल के राजा के मध्य हुआ था। ठीक है, ओके, नेपाल के राजा कौन थे? राजा गुरु गजराज मिश्र। कौन थे? इतना आप डिटेल में मत पढ़िए, बट ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई है? 1815 में। ठीक है, ओके। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन था? क्या था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, या उत्पादन जो था उसकी गुणवत्ता में कमी थी, या कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर, या कारीगरों की एब्सेंस। ठीक है, ओके। द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल इन द 18th century वाज? क्या है? देखिए ऑप्शन। डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाई टैक्स ऑन गुड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिसंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर, हाई टैक्स ऑन गुड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, ओके। और क्या कारण थे? ठीक है, भारत से कच्चे माल का एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी होता था। ठीक है, और ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें और भी क्या हो सकते हैं? आते जाते समय दोनों पे कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1820 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, या हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इन 1920 whose name was changed to स्वराज सभा? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, 1916 में इसकी स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नाम पे रखा था। ठीक है, तो हमारा होम रूल लीग किसने नाम रखा?
किसने रखा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ओके। अब यही हमारा क्या हुआ था, 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या रख लिया गया? स्वराज सभा, ठीक है, स्वराज सभा, ठीक है। देखिए हमारे ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट भी आई थी, ठीक है, और होम रूल और वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो और फिर 1920 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम चेंज करके किसमें परिवर्तित कर दिया था? स्वराज सभा रख लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइए, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद या बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय, कौन थे? द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वेर, कौन थे बताइए? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसने स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की, किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। कब की थी? 1896 में की थी, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। ये किसके शिष्य थे? कई बार कुछ देखिए, जितना मैं इसमें फैक्ट बताने जा रही हूँ, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1896 में की थी, ठीक है। ये किसके शिष्य थे? ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ये इनके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, कृष्ण के शिष्य थे। और क्या किया था? और देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था राजा राम मोहन राय ने? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की है? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वही हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी क्या किए थे? ये इन्होंने आनंद मठ, क्या? आनंद मठ एंड दुर्गेश नंदिनी की रचना की थी। आनंद मठ एंड दुर्गेश नंदिनी की रचना की थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 23 का क्वेश्चन? आंसर नंबर बी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कहाँ की गई थी? बताइए। Where was the first trading center? Where was the first trading center established by the East India Company? कहाँ हुई थी? मछलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी, ये चिंसुरा। तो कहाँ पे होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी, सूरत पे, ठीक है, सूरत पे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ है? सूरत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक और देख लेते हैं लोग फैक्ट क्या है। देखिए मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापित करने की अनुमति मांगी। लेकिन क्या किया इन्होंने? जहांगीर ने, इन्होंने पुर्तगाली के दबाव में मुगल बादशाह ने उन्हें इजाजत नहीं दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? थॉमस बेस्ट द्वारा, किसके द्वारा? लेकिन क्या हुआ? थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर इन्होंने क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ? 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, ओके। देखिए पहले इनको जब ये आए थे हमारे 1609 में आए थे ये, तब इनको 1609 में आए तब इनको स्थापित करने के लिए नहीं मिला। लेकिन क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहांगीर को पुर्तगालियों ने दबा के रखा था। लेकिन वही जब थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो उसके बाद 1613 में सूरत में इन्होंने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने के लिए अनुमति दे दी, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम व्यवस्थित करिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कई बार पूछा गया, अरेंज द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। कौन कौन से आए हैं? पुर्तगीज, या ब्रिटिश, या डच, या फ्रेंच। कौन कौन से आए हैं पहले बताइए? तो हमारा या ब्रिटिश, या पुर्तगीज, या डच, या फ्रेंच। देखिए आपने तो सुना होगा पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। किसने? कौन आए थे पहले? पुर्तगीज आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? ब्रिटिश आए थे। कौन आए थे? ब्रिटिश। फिर ब्रिटिश के बाद कौन आए थे? डच, ठीक है, डच आए थे। डच के बाद कौन आएंगे? फ्रेंच। कौन आए हैं? फ्रेंच आए हैं, ठीक है। अब ऐसे याद रख लीजिएगा कौन आए थे? PBDF, ठीक है, PBDF, ठीक है, PBDF
कई बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार आता है क्वेश्चन में और आप कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देते हो। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या फर्रुखसियार? विच मुगल रूलर गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय? पहले इनका क्या नाम था? पहले इनका नाम क्या था बताइए? राम मोहन राय था, ठीक है, लेकिन इनको टाइटल दे दिया गया राजा, तो इनका क्या बोलते हैं? राजा राम मोहन राय। किसने दिया था बताइए? अकबर सेकंड। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको तो ये टाइटल दिया था। ठीक है, क्या हुआ था आइए इसमें कुछ हम फैक्ट देखते हैं। ये मुगल शासक अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, और फिर इनको प्रतिनिधि बना करके ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की मींस ये ब्रिटेन के राजदूत बनकर गए, प्रतिनिधि बनकर ब्रिटेन के राजदूत बनकर गए। वो किसके लिए गए? इन्होंने पेंशन संबंधी, ठीक है, पेंशन संबंधी मामले के लिए और आर्थिक सहायता मामले के लिए ये वहां पे ब्रिटेन गए। ठीक है, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनकी समाधि किस शहर में बनी है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। कहां पे बनी है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि बनी है। ठीक है, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए मिलान वाला, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिंग बेंट, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इसमें भी वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बताइए क्या है इसमें? तो लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है बताइए? लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी संबंधित है व्यापकता का सिद्धांत मींस थ्योरी ऑफ लैप से। क्या है? थ्योरी, क्या सिद्धांत? थ्योरी ऑफ लैप से। मतलब इसमें क्या हुआ है? इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे सतारा हो गया, पूछे तो सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, ठीक है, जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया, ठीक है, बघाट हो गया, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब का क्या कर लिया इन्होंने? विलय कर लिया। ठीक है, व्यापक सिद्धांत मतलब इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना। ठीक है, ओके, तो इन्होंने क्या कर लिया? थ्योरी ऑफ लैप्स। वही हम दूसरा देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है सती निषेध। आप ऐसे याद रखिए कि बैट से इन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सती। ठीक है, सती प्रथा का निषेध। वही हमारे लॉर्ड रिपिन क्या किए थे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड रिपिन ने क्या किया है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या किया है लॉर्ड रिपिन ने? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासक। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? ये भी बहुत सुर्खियों में है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 4। ठीक है, ए का 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। अब देखिए बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां या अली वर्दी खां? विच नवाब ऑफ बंगाल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? कौन किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था बताइए? किसने किया था? मीर कासिम। किसने किया था? मीर कासिम। ठीक है, देखिए क्या हुआ था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र से जीता गया था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इसी युद्ध में अंग्रेजों ने अच्छे से विजय पाई थी। ठीक है, ओके, तो इसमें बात किसको बना दिया गया था? मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया था। ठीक है, उस समय क्या होते थे जब युद्ध हुआ करता था तो इन लोगों को हर्जाना देना पड़ता था। ठीक है, तो इन्होंने मीर जाफर को एक पोपेट राजा बना दिया, कठपुतली, और सारा कुछ अपने हाथों में कर लिया और बहुत सारे इनसे पैसे और भी चीजें मांगने लगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया? कई विद्रोह उत्पन्न कर दिया। मीर जाफर को बनाया था पोपेट, मतलब कि कठपुतली राजा तो बनाया था। फिर इन्होंने क्या कर दिया? मीर जाफर ने इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया? मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, मीर कासिम को राजा बना दिया, लेकिन मीर कासिम थोड़ा समझदार था। इसने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित कर सके। क्योंकि क्या हुआ? इसने क्यों स्थापित करी? क्योंकि वहां पे इनका हस्तक्षेप अंग्रेजों का या कम हो। ठीक है, इसी वजह से किया। किसने किया था? तो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कई बार इस एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपकी आदत पड़ी है सुमेलित है, तो कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए क्या है नहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1700
69 मद्रास युद्ध की संधि, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 1784 कहाँ पे, मैंगलोर की संधि। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सालबाई की संधि से। क्या हुआ था बताइए, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये हमारा गलत है, क्योंकि सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुआ। किसके, पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुआ, ठीक है। इसका सालबाई की संधि से, हमारे सालबाई की संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध का कोई भी संबंध नहीं है। तो मैं बताया है सालबाई की संधि 1782 का में सिंधिया की मध्यस्थता के कारण कहां पे हुआ, किनके बीच में, पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इससे कोई इसका मतलब नहीं है। और जो बाकी है, बाकी आप ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा और इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, बताइए। Ancient Monuments Preservation Act was passed during the tenure of which Governor General? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग, कौन था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट बताओ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, बताइए। ये हुआ कर्जन। देखिए कर्जन तो बहुत सारे काम के, कौन है, ऑप्शन नंबर सी कर्जन, ठीक है, कर्जन, ठीक है। और क्या है कर्जन, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार प्राचीन स्मारक संरक्षण पर ध्यान दिया, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। द सन्यासी रिबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विजिलेल, बताइए कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, लॉर्ड क्या है, वारेन हेस्टिंग, क्या है, वारेन हेस्टिंग, आंसर 3, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सन्यासी विद्रोह को दबाया, ठीक है। क्यों दबाया, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम हमारा ये हुआ था 1770 में बहुत बड़ी बंगाल में अकाल पड़ा था, ठीक है, बंगाल में अकाल पड़ा था। तो इस अकाल के दौरान इन्होंने बहुत कठोर नीति, ठीक है, इन्होंने बहुत कठोर नीति अपनाया, ठीक है। और हाँ, इसी आंदोलन के दौरान, मतलब सन्यासी विद्रोह आंदोलन के दौरान ही हमारा क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की उपन्यास की रचना की, ठीक है। इसी विद्रोह के दौरान आनंद मठ उपन्यास की रचना की, किसने की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, बताइए। हु इज कंसीडर द फोरविनर ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया, सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, कौन है, बताइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है, सर आर्थर कॉटन, कौन है, सर आर्थर कॉटन ने, ठीक है। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था, बताओ। फ्रॉम विच डेट डिड द मेरठ कंटोनमेंट रिबेलियन स्टार्ट, कब हुआ था बताओ। ये पूछा गया मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था, बताइए। 8 मई 1857 को, 9 मई 1857 को, 10 मई 1857 को या 11 मई 1857 को, बताइए कब हुआ है, बताइए। 33 का आंसर नंबर सी, 10 मई 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, ओके। अब फिर से आ गया मिलान, बताइए इसमें क्या है, कौन सुमेलित नहीं है। दिल्ली का नेतृत्व करता बहादुर शाह, लखनऊ का बेगम हजरत महल, कानपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कौन है बताओ, कौन लीडर उस प्लेस से संबंधित नहीं है, ठीक है, ओके बताओ। तो कौन नहीं है, कानपुर का लीडर कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे ये कानपुर के लीडर थे। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे ये भी हमारे क्या, कौन सुने में मिलान कीजिए। लाल महल, हौज एक खास, 2.5 दिन का झोपड़ा, जहां पनाह नगर, ठीक है, बताइए। इनमें से अगर कोई आपको आ रहा हो बताओ पहले, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने है। 2.5 डे हट किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सी का वन, देखिए आपको सी का बनाते ही आंसर सी टिक हो गया। तो कभी कभी पर ऐसे ही सही हो जाता है। देखिए लाल महल किसने है, बलबन ने लाल महल। हौज ए खास, अलाउद्दीन खिलजी, हौज ए खास। जहां पनाह नगर किसने किया, जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अब हम देखेंगे 36 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? याद रखिए, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन, नाइब ए मुमालिकत नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये भी इंग्लिश में भी है। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं सही है? 36 का बताइए। डी क्या है? नाइब ए मुमालिकत ये नसरुद्दीन महमूद से संबंधित नहीं है। ठीक है, और बाकी सब सम्मिलित है। ये किससे संबंधित है? नाइब ए मुमलिकत ये बहराम शाह किससे है? बहराम शाह से संबंधित है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? बताओ। वे सूफी संत बिलव्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक इज अ मींस ऑफ अप्रोचिंग गॉड। कौन है बताओ? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, शाह आलम बुखारी। कौन है? विच सूफी संत बिलीव्ड दैट वे सूफी संत बिलीव दैट डिवोशनल म्यूजिक इज अ मींस ऑफ अप्रोचिंग गॉड। भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। किसने कहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने कहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब आइए 39 का। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता हैं? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता हैं, बताओ। Who among the following was a famous jurist of medieval India? कौन है बताओ? बिगानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जी मूतवाहन। कौन है बताओ? कौन कौन से हैं? आंसर देखिए, कूट देखिए 1 2 3। ठीक है, 2 3 4 1 2 4 1 4। कौन है? 1 2 4 कौन है? सी नंबर 1 बिगानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन। ठीक है, बिगेश्वर, हिमाद्री, जीमूत वाहन। ठीक है, ये फेमस, ये कौन? मध्यकालीन भारत के विधि वेता थे, उसमें फेमस जुरिस्ट थे। ठीक है, ओके। 40 देखेंगे। मध्यकालीन भारत में मनसबदरी प्रथा किसके लिए प्रचलित की गई थी? मतलब चालू की गई थी। सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, या साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। बताइए कौन है? Mansabdari system in medieval India was started for to enlist in the army, facilitate the collection of revenue, ensure religious harmony, to enforce fair administration। क्या है बताइए? 40 का ए, to enlist in the army। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। ठीक है, देखिए इसकी मनसबदरी प्रथा स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था अकबर ने। किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और अकबर की मनसबदरी प्रथा मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, जो अकबर ने मनसबदरी प्रथा को प्रचलन किया, आरंभ किया, तो ये किससे रिलेटेड थी? ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था? विच मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर? पेशवा, सेक्रेटरी, पंडित राव, सुमंत। कौन है बताओ? 41 सुमंत। जो सुमंत थे ये विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। ठीक है, अब देखिए 42। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। विच सुल्तान इज फेमस फॉर बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया? इल्तुतमिश, गैसुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया ही, और जो नहरें खराब थी उसका पुनर्निर्माण भी कराया। ठीक है, ओके। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला कौन आया? बताइए पहला कौन आया? तुगलकाबाद किला कब आया? बताइए कब बना? 1321 से 25 के बीच में। किसने बनाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया है। वही हम लोधी गार्डन की बात करें तो ये 1517 में किसने बनाया है? अलाउद्दीन आलम शाह ने बनाया है। किसने बनाया है? आलम शाह ने बनाया है। वही हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो हमारा 1569 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। तो इस हिसाब से पहला कौन सा आ जाएगा? कुतुब मीनार मतलब सी नंबर हमारे ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो इसमें से हो सकता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? तुगलकाबाद ए। फिर इसके बाद फतेहपुर सीकरी क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा बताओ? फतेहपुर सीकरी आएगा। फतेहपुर सीकरी हमने बताया कब आएगा? 1569 में। तो इसके पहले हमारा क्या आ जाएगा? लोधी गार्डन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर टॉमस रो, शाहजहां, ट्रेवनियर, औरंगजेब, मनुची। कौन है बताओ? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ये भी हमारा जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। ठीक है, ओके। और बाकी सब सही है। जहांगीर विलियम हॉकिंस के समय आया था, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, और सर टॉमस रो आया था। शाहजहां के टाइम पे ट्रेवनियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, बताओ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। बताओ कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड? तो विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? हम्पी। कहाँ पे? हम्पी। ऑप्शन नंबर सी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित हम्पी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है हम्पी। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? द वार ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ किस पे हुआ था? मोहम्मद गोरी या जयचिंद के बीच में, बाबर एंड द अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी या मराठा के बीच में। किसके बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध? बताओ। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। देखिए, धर्मत का युद्ध जो हुआ था, जो शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए हुआ था। ठीक है, शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए हुआ था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी तो क्या था? शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बन जाए, लेकिन औरंगजेब था चालाक, तो इसने क्या कहा कि युद्ध हो, जो विजयी होगा वही होगा। ठीक है, लेकिन धर्मत का युद्ध बहुत साल तक चलता रहा। ठीक है, इसने क्या किया? दारा शिकोह की जगह ले लिया औरंगजेब, क्योंकि दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था शाहजहां ने। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसक प्रिया की रचना थी? देखिए, बुक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द इंपॉर्टेंट वर्क रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया? केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। कौन है बताओ? केशव। कौन है? केशव। ठीक है, ओके। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? बताओ, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये इसमें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 712 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, फारसी ग्रंथ एक हमारा चचनामा, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, सिंध विजय की। अब हम देखेंगे, आइए देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हु मेड हुगली अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? किसने बनाया था? पुर्तगीज, फ्रेंच, डैनिश पीपल, ब्रिटिश। बताओ किसने बनाया था? ये बनाया था पुर्तगीज ने। इन्होंने लूटपाट का अड्डा बनाया था। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग युद्ध, डलहौजी विरुद्ध खेड़ा का युद्ध, निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा सही सुमेलित है? बताओ। तो आंसर नंबर 50 क्या होगा? बी, वार ऑफ वांडीवास, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट फ्रेंच। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ओके। वही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द टर्म ऑफ एबव। लॉर्ड कर्जिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन। बताओ। देखिए, लॉर्ड कर्जिन 1899 से 1905 तक थे। वही हम देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। वही हम देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 में। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? तो हमारा कौन सा आंसर होगा? 1899 से 1905। ये किसका था? लॉर्ड कर्जन का काम। तो कौन सा हमारा होगा? 51 का पहला हमारा क्या होगा? ए। ठीक है, ए, लॉर्ड कर्जन। Who started the newspaper सोम प्रकाश? Who started the newspaper सोम प्रकाश? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बताओ किसने किया प्रारंभ?
क्वेश्चन नंबर 52 का बी किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। ठीक है, ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। ठीक, किसमें प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, ओके। देखिए राजा राम मोहन राय की जो बुक है संवाद कौमुदी है। क्या है? संवाद कौमुदी है। वही हम दयानंद सरस्वती क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल रिलेटेड टू? सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? बताइए, सामाजिक सुधार या शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या संवैधानिक सुधार? तो किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं क्या है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, विलियम फोर्ड कॉलेज आर्थर वेलेजली। ठीक है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही हैं? ठीक है, कौन सा सही है बताइए। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन सा बताओ, कौन सा है? बताओ, ये आंसर है 1 2 या 2 ओनली, कौन सा पेयर करेक्ट है? या 1 and 3 या 3 ओनली? तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। क्या है? 2 ओनली। 54 का 2 ओनली मतलब कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग संस्थापक है। कलकत्ता मदरसा किसके संस्थापक है? कौन संस्थापक कलकत्ता मदरसा के? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? नागा, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी। मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम? बताओ किससे है? 55 का कथकली। मुखौटा डांस किससे रिलेटेड है? कथकली से। ठीक है, कथकली से है। ठीक है, कथकली ये कहाँ का? केरल का। कहाँ का कथकली है? केरला का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से। क्या? बांसुरी या फ्लूट। बिस्मिल्लाह खान तबला से या अल्लाह रखा सरोद से, जाकिर हुसैन वीणा से। बताओ विच इज द करेक्ट ढूंढना, कौन सा सही है? ए, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? फ्लूट से। आप ऐसे याद कर लो, हरि किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु। विष्णु किसका अवतार है? कृष्ण। तो कृष्ण क्या बजाते हैं? फ्लूट। ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? कई बार पूछा गया है। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? बताइए, कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम। बताओ किसका है? ओणम केरला का। किसका है? ओणम केरला का त्योहार है। ठीक है, ये त्योहार फसल कटाई के मौसम में मनाई जाती है। जब फसल कटाई के मौसम में क्या हो जाए? केरल फसल कटाई के मौसम में किया जाता, मनाया जाता है ये खटल। ठीक है, ओके। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है कौन? अ ट्राइब विच सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल। कौन है? बताओ। संथाल, स्वेड, ये मुंडा, भील, थारू। कौन है? कौन मनाते हैं? मुंडा, स्वेड। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, स्वेड या मुंडा। गांधी जी आइडियोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच पीपल? गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थोरो से थी, रस्किन से थी, टॉलस्टॉय से थी, ये उपयुक्त सभी से थी। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से थी। Which when was the Home Rule League formed by Tilak and Annie Besant merged? कब हुआ था? बताओ। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? 1918 में, इन 1918 में। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए। द गोल ऑफ अचीविंग स्वराज विद इन ईयर वॉज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट या बरदौली सत्याग्रह? बताओ किससे संबंधित है? कि अगर हमें किससे संबंधित है? एक वर्ष के भीतर अगर हमें स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किससे संबंधित है? बताओ। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने इसको शुरू किया था और गांधी जी ने ही नारा दिया था। ठीक, गांधी जी का ही स्लोगन है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच निम्नलिखित में से Which of the following pairs is not correctly matched? 1885 Establishment of the Indian National Congress, 1905 Partition of Bengal, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1930 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी हमने बताया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया है? 1920। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी। 1930 में नहीं, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है। ठीक है, 63 देखेंगे। Which among the following was responsible for the formation of स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के कौन है फॉर्मेशन? निम्नलिखित में स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे? बताओ। देखो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को माना जाता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है,
ओके। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑन हुज सजेशन इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ साइमन कमीशन? बताओ किसके सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से अलग रखा गया? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन। किसके सहयोग से? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ओके, आंसर नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझाव से साइमन कमीशन को बाहर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंधित हैं? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग इन द ईयर 1928? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कौन है? आंसर नंबर सी, 65 का सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य थी? यह पूर्णतः एक पैदल थी। असत्य ढूंढना है। ठीक है, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 में हुई थी। समूची यात्रा 24 दिनों की पूरी हुई। बताओ क्या है? Which of the following statement about Mahatma Gandhi's Dandi March is false? क्या है? It is purely a walk starting from Sabarmati Ashram and ending at Dandi. It started on 18 March 1930. The whole journey is completed 24 days. बताओ कौन सा असत्य है? देखो दांडी मार्च कब निकाला गया था? दांडी मार्च हमारा निकाला गया था 12 मार्च। कब है? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आरंभ हुआ। ठीक है, जो कि 78 प्रतिनिधियों के साथ ये शुरू किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा, पैदल यात्रा के बाद ये दांडी पहुंचे। ठीक है, ओके। तो कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 18 नहीं 12 मार्च से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार कोट कीजिए। ठीक है, बताओ। रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या हो जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? पहला हमारा, आपको कुछ याद है? जो याद हो पहले लिखो। देखो, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो था ये हमारा कब हुआ था? बताओ, कोई बताएगा? कराची अधिवेशन जो है ये हमारा हुआ था 26 से 29 मार्च 1931। ठीक है, वही हैंगिंग सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। द्वितीय गोल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, ओके। 68 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? बताओ। चंपारण आंदोलन के टाइम, या कम्युनल अवार्ड के टाइम, या असहयोग आंदोलन के समय, या कलकत्ता में दंगों के समय? व्हेन द महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट अनटो डेथ? कब किया था? एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड, एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एट द टाइम ऑफ कलकत्ता राइट्स। कब हुआ था? एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड के बीच में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के बीच में। ठीक है, इन्होंने ये कब हुए थे? ये पूना में जेल है, यरवदा जेल है। क्या है? यरवदा जेल है। इसी में इन्होंने क्या कर दिया था? आमरण अनशन वो कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड इसके विरोध किया था, क्योंकि रैमजे मैकडोनल्ड थे ये सांप्रदायिक निर्णय को लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत में स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सदस्यता से त्याग पक्ष दिया। In which year did Mahatma Gandhi resign from the membership of Congress at the time of India's independence? कब दिया था ये? 1934 1934 में। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दे दिया गया है? 1934 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? बताओ। when was the ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? कब हुआ था? बताओ। जनवरी 1930, अक्टूबर 1920, ये मार्च 1921, अप्रैल 1922। कौन सा हुआ था ये? कहाँ पे हुआ था? बताओ। कब हुई थी स्थापना? अखिल भारतीय ट्रेड कब हुआ था ये? अक्टूबर 1920 में हुआ था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या इस टेस्ट सीरीज में कुछ बदलाव करना है तो प्लीज अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपके जो क्वेरी रहेंगे और जो आपको लगेगा कि इसमें सुधार करना चाहिए, मैं उसको जरूर सुधार करूंगी। ठीक है, मीन्स ये सब आपके लिए ही तो है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।